वनराज एक ऐसा कैरेक्टर था जो मेरे लिए एक फैक्ट यही है कि जब राजन पहली बार मेरे पास आए थे, मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अब शो का हिस्सा नहीं रहना। मैंने किसी को भी अनफॉलो नहीं किया और मैंने ये बात पहले भी क्लियर की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और इस वक्त मोस्ट कंट्रोवर्शियल गाय, इस वक्त के तो मोस्ट कंट्रोवर्शियल इंसान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये टैग भी मैं इन्हें दूंगा। सो कैसा लग रहा है सर, पिछले एक हफ्ते से हेडलाइन में लगातार बनने के बाद? कंट्रोवर्शियल तो आप मुझे बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मैं बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही सहज इंसान हूँ। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ना मेरे मन में ना बाहर। पर अगर ऐसी खबरें फैली हुई हैं तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, वही बात करेंगे और आप सब कमेंट करके बताना कि ये कंट्रोवर्शियल है या नहीं है, क्योंकि जितनी सहजता से आपने लाइव आकर उस मुद्दे को ख़त्म कर दिया। सबसे पहला सवाल, वाई, क्यों क्यों डिसाइड किया कि नहीं अब बस? कोई भी डिसीजन मैं लेता हूँ कभी भी जीवन में तो उसके पीछे काफ़ी लंबा मंथन होता है। क्योंकि डिसीजन तो हम एक पॉइंट पे जाके ही लेते हैं, पर उसके पहले आप काफ़ी सोच विचार करते हैं, काफ़ी विचारों से जूझते हैं और आगे का और पीछे का सोचते हैं, बहुत मंथन करते हैं, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लेते हैं। तो मेरे लिए डिसीजन एक पॉइंट पे हुआ, लेकिन उसके पीछे काफ़ी पहले से मंथन चल ही रहा था। कब फर्स्ट टाइम आया कि अब बस? बिकॉज जब हमने फैंस से बात करना शुरू किया तो बहुत सारे फैंस का ये कहना था कि हाँ, हमें भी लग रहा था कि सुधांशु इज़ एन एक्टर जो बहुत कुछ और कर सकते थे, वनराज में वो बंद कर रह गए थे। क्या ये एक रीज़न था? नहीं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि वनराज एक ऐसा कैरेक्टर था जो मेरे लिए एक ओपन फील्ड जैसा था शुरू से। और क्योंकि मैं हमेशा कहता आया हूँ ये बात कि वनराज कैरेक्टर कभी भी ऑथर बैक था ही नहीं, फ्रॉम डे वन। हालांकि फैक्ट यही है कि जब राजन पहली बार मेरे पास आए थे तो वो एक्चुअली चैनल में जब वो प्रपोज करने गए थे तब उन्होंने मुझसे पूछा था कि ओनली इफ़ यू से येस विल आई टॉक टू देम, बिकॉज ये जो शो का जो हीरो है पहली बार टेलीविज़न पे ग्रे शेड दिखाने वाला है और ऐसा कैरेक्टर कभी पहले प्ले नहीं हुआ है। तो उसने बोला कि राजन ने मुझे बोला कि ये पहला ऐसा कैरेक्टर होगा और मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें। तो मुझे लगा कि डेफिनेटली कुछ तो दम होगा, तभी राजन इतने विश्वास के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल रहा है। तो हालांकि रेस्ट इज हिस्ट्री नाउ, आफ्टर वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर दैट। तो वनराज, इन स्पाइट ऑफ बीइंग द हीरो ऑफ द शो, जब शो हमने शुरू किया था, इट वाज नॉट ऑथर बैक्ड, इट वाज अ ग्रे शेड character. It was more realistic. It was something that that gave me the freedom to be able to interpret it in any way that I wanted to. तो वही हुआ, मुझे एक खुला प्लेग्राउंड मिला और मैंने उस कैरेक्टर को जिस तरह से लिखा गया था खूबसूरती से, उतनी मेहनत से मैंने उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की ताकि वो ऐसा हो जाए कि लोग उसको भूल ना पाए कभी। और उसमें बहुत सारी लेयर्स थी शुरू से। एक अच्छा फादर, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति, लेकिन वो ऐसा पति जो सिर्फ अपनी बीवी को ये देखना चाहता था कि वो घर का ध्यान रखे, बाकी सब वो करेगा। ऑर्थोडॉक्स पति। तो बहुत उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, बहुत सारी लेयर्स थी। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट प्लेग्राउंड था जिसमें मैंने कोशिश की मैं जितना कर सकूं, जितना मेरा मादा था मैंने उसको वैसे प्ले किया और आई थिंक ऑडियंस लव्ड इट। तो बहुत प्यार मुझे। बट जैसा आपने कहा कि राजन सर सेड कि अगर आप हाँ बोल रहे हो तो मैं पिच करूँ, व्हाट वाज हिज रिएक्शन व्हेन यू वेंट हिम एंड सेड कि बस अब मुझसे नहीं होगा? व्हाट वाज हिज रिएक्शन? वाज ही ओके? पहली बार में ही आपको कन्विंस करना पड़ा? नहीं, हम लोग की बातचीत हुई, इसमें किसी को कन्विंस करने की या बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी, बिकॉज शो को 4 साल हो चुके हैं और 4 साल में बहुत कुछ कहानी से जूस आउट किया जा चुका है और अब वो स्टेज आ चुकी है कि उसमें ये चीज़ें जो हैं वो रिक्रिएट करनी पड़ रही हैं और कहानी को अब आगे बढ़ाने के लिए नई नई चीज़ें करने, नए नए गिमिक्स ढूंढने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आप एक कहानी को कितना लंबा चला सकते हैं, कितना लंबा खींच सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हुआ है
4 साल में नंबर 1 शो 4 साल तक उसको नंबर 1 रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो राजन ने और उसकी टीम ने करके दिखाया। और मुझे लगता है सल्यूट टू द राइटर्स जिन्होंने कहानी को हर रोज़ 7 दिन तक हर हफ्ते 7 दिन 365 दिन 4 साल तक उस शो को नंबर 1 बना के रखने में अपनी पूरी जान लगाई। तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, मुझे ऐसा लगता है। और डेफिनेटली एक पॉइंट के बाद इट बिकम्स डिफ़िकल्ट और उसको बार बार क्रिएट करते रहना बिकम्स अ चैलेंज। तो यही रीज़न था, यही तर्क था जो आपने राजन जी को दिया कि यार देखिए हमारी बहुत बार डिस्कशन, बहुत बार चर्चा हो चुकी थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है। कई चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती चली जाती हैं वक्त के साथ साथ कि यार अब आगे क्या, अब आगे क्या। तो वो ऑलरेडी एक चैलेंज है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये, क्योंकि हम लोग इतना उस पर बातचीत कर चुके थे और इतनी बातचीत हो चुकी थी कि वो डिसीजन लेने में इतनी बड़ी कोई मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि प्रोड्यूसर को भी लगता है कि हाँ यार एक एक्टर को भी कितना आप समझा सकते हैं यार, एक एक्टर के पास भी कितनी ताकत हो सकती है एक चीज़ को प्ले करते रहने की कितने समय तक। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा समय आ गया था जब मुझे ये लगने लगा था कि यार अब जो है शायद मेरे पास इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा देने के लिए रह नहीं गया है, क्योंकि मैं भी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ एज एन एक्टर। इतना कुछ दिया है मैंने, तो मैं कितने समय तक देता रहूँ। और इससे पहले कि ऑडियंस को ये लगे कि यार अब ये चीज़ रिपीट हो रही है, अब थोड़ा बोरिंग होता जा रहा है, मैं खुद ही इस चीज़ को एक अच्छे समय पे अच्छे फॉर्म में छोड़ के निकलूँ ताकि ऑडियंस के पास अच्छी याद रह जाए। पर अब भी मेरा सवाल वहीं खड़ा है, व्हाट वाज राजन जी's रिएक्शन व्हेन यू वेंट? Rajan was absolutely okay with it. He knew where I was coming from and he understood what I am saying. और पहले जैसे मैंने कहा कि हमारी चर्चा कई बार हो चुकी थी, तो he was aware of the fact. मेंटली प्रिपेयर। He was aware of the fact. He was aware of the fact. अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि वो स्टोरीज रिपीटेटिव हो रही है, जब हमने इंस्टा पर डाला कि हम आपसे बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सवाल था, वो ये कि अब बस हो गया, अब शो को ही बंद हो जाना चाहिए क्योंकि अब और क्या बचा है दिखाने के लिए। तो व्हाट इज़ योर टेक? देखिए ये ऑडियंस का रिएक्शन है और ऑडियंस भगवान है। ऑडियंस के रिएक्शन को मैं रिफ्यूट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर वो लोग एंटरटेन नहीं हो रहे हैं तो फिर थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। क्योंकि वही हमारे शो के सब करता धरता है, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो शो भी वो शो नहीं रह जाता, उसकी आत्मा मर जाती है। तो अगर ऑडियंस ने ऐसा बोला है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। बट आई एम श्योर जिस तरह से राजन और उनकी टीम ने शो को मेंटेन किया है, एंटरटेनमेंट को मेंटेन किया है, आई एम श्योर वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि फिर से ऑडियंस का इंटरेस्ट जाग जाएगा और फिर वो लोग उसको देखना शुरू करेंगे। अच्छा, मेरे को एक और बात जाननी थी, मैं क्योंकि आपको इतने लंबे वक्त से देखा है और इतने सिंसियर रोल्स करते हुए देखा है, और जिस तरह से आप बात करते हो बाकायदा तहजीब से, और जिस तरह से आप मिलते हो, दैट मेक फील अस वेरी स्पेशल एज अ रिपोर्टर। बट फिर ये जो, आई एम सॉरी इफ आई एम, आप डॉज भी कर सकते हो इस सवाल को, मुझे बड़ा चाइल्डिश लगा वो फॉलो अनफॉलो वाला। क्योंकि पहले खबरें आई कि आपने राजन शाही जी को और राजन शाही जी ने आपको अनफॉलो कर दिया, फिर खबरें आई कि आपने रूपाली जी और रूपाली जी ने आपको अनफॉलो कर दिया। नाउ प्लीज टॉक ऑन दिस। और अब ये मत कहना कि फ़ोन निकाल के देख लो, क्योंकि मैंने देखा आपने राजन से, आप डीकेपी को फॉलो कर रहे हो बट आप राजन शाही जी को फॉलो नहीं कर रहे हो आपके इंस्टा मैं से। आपको फ़ोन अपना अभी निकाल के दिखा सकता हूँ और उसमें आप देख लीजिए कि मैं राजन को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने किसी को भी अनफॉलो नहीं किया और मैंने ये बात पहले भी क्लियर की थी कि अगर इस स्टेज पे इन आवर लाइव्स इन आवर करियर्स अगर हम लोग 20-22 साल के बच्चों वाली हरकत करेंगे कि हम अनफॉलो करेंगे और उससे कुछ हम प्रूव कर लेंगे, तो मुझे लगता है इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात कोई नहीं हो सकती। बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी चाइल्डिश टू अनफॉलो पीपल, बिकॉज व्हाट कैन यू प्रूव विद दैट एंड व्हाट डिफरेंस विल इट मेक टू एनीबडीज लाइफ। अगर कल को मुझे कोई अनफॉलो कर रहा है तो ना तो मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा, ना उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा। पर ये खबर फैली है, क्यों फैली है, ये मुझे खुद नहीं पता है। और मैंने सबको ये बोला कि भाई मैंने किसी को अनफॉलो नहीं किया। मैं कल भी रूपाली से मेरी इंस्टाग्राम पे बातचीत हो रही थी और उसकी मेरी जो वो नोक झोंक चलती रहती वो कल भी चल रही थी और वो बोल रही पांडे आई एम मिसिंग यू, ये सब बोल रही थी। बट ये अनफॉलो करने वाली बात कहाँ से आई ये मुझे अभी तक पता नहीं है, क्योंकि मैंने तो अनफॉलो नहीं किया बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू दैट कैटेगरी ऑफ पीपल जो मुझे पर्सनली बड़ा चाइल्डिश लगा। मैंने बोला ये क्यों करेंगे ये। वो मैं नहीं कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली आई डोंट बिलोंग टू दैट कैटेगरी वेयर आई विल डू समथिंग एज चाइल्डिश एज दिस
कि मैं नाराज़ हो गया हूँ, मेरी लड़ाई हो गई, अब मैं तुझे अनफॉलो कर रहा हूँ। ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? मुझे जब बोला गया कि ऐसा ऐसा है तो आई वाज लाइक कि व्हाई और क्यों, मतलब ये मुझ सुनने में ही, और मैं थोड़ा बायस साउंड करूंगा बट हाँ, आई शेयर वेरी गुड बॉन्ड विद हिम। अच्छा, अब आप नहीं तो कौन वनराज प्ले कर सकता है आपके हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो बहुत काबिल एक्टर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, और बहुत सारा टैलेंट है, बहुत स्किल है एक्टर्स में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वनराज का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, और वो भी एक नए फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ। तो बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, बट अब मुझे नहीं लगता है कि प्रोडक्शन क्या डिसाइड करेगा, किस तरह से वो किस एक्टर को लेकर आना चाहेंगे उसमें। बट आई एम श्योर जो भी आएगा वो पूरी तरह से प्रिपेयर होके आएगा, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करेगा। एंड आई एम श्योर शुरू में लोग थोड़ा सा इमोशनली डिस्कनेक्टेड होंगे भी, तो अगर कोई भी एक्टर कलाकार शिद्दत से काम करता है तो ऑडियंस उसको सूनर और लेटर एक्सेप्ट कर ही लेती है। बहुत सारे लोगों ने ये एक और मुद्दा बनाया था जिस पर आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया है, पर अगर मैं नई टॉपिक को टच करूंगा तो शायद मेरे बॉसेस मुझे मारेंगे। वो ये है कि मुस्कान बामने आपसे मिलने आई सेट पर, फिर कुछ हुआ और आपने डिसाइड किया कि अब मैं एग्जिट कर दूं। पहले तो बता दूं, लॉजिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुझे लगता है एक विंडो पीरियड होता है आप लोग का भी, जैसे हमारा होता है जॉब छोड़ने का। तो ये किसी के मिलने से तो ये नहीं हो सकता, बट स्टिल आई वांट यू टू टॉक ऑन दिस। मुस्कान बेचारी वो तो बिना कुछ लिए थी फंस रही है। मुस्कान इज़ लाइक अ डॉटर टू मी यार। और किसी को भी इस चीज़ की वजह बनाना मुझे लगता है बहुत ही, मुझे लगता है ये वाजिब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्यों किसी का नाम लेकर उसको ये इस चीज़ का रीज़न बना दें। और मुझे लगता है जब भी कोई ऐसा करता है कि कोई किसी को, अब जैसे मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अब शो का हिस्सा नहीं रहना, तो उसके पीछे लोग वजह ढूंढते हैं, और ढूंढने के साथ साथ एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन होता है जिसके थ्रू वो कहानियां बुननी शुरू करते हैं। तो वो कहानियां जो होती हैं वो कहानियां ही होती, कहानियां रियलिटी नहीं होती। तो किसी को भी ये इस चीज़ का रीज़न बनाना मुझे लगता है वो गलत है। मुस्कान का बेचारी का इससे कोई लेना देना नहीं, किसी का भी कोई। जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि रूपाली इज़ द रीज़न फॉर माई एग्जिट, या राजन के साथ मेरा कुछ हुआ तो उसका वो रीज़न है एग्जिट का। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी किसी चीज़ का रीज़न नहीं होता है। मेरे किसी भी चीज़ या किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान से या शो से या किसी भी प्रोडक्ट से जुड़ने की वजह भी मेरी होगी, और उसे छोड़ने की वजह भी मेरी होगी। मुझे जब लगेगा कि वक्त सही है इस चीज़ से जुड़ने का तो शायद मैं जुड़ जाऊंगा, और जब मुझे लगेगा कि अब वक्त ख़त्म हो चुका है तो शायद मैं उससे अलग हो जाऊंगा। और यही नियति है, यही नियम है कि हर चीज़ का अपना वक्त होता है जब आप उसमें रहते हैं, और जब वो वक्त ख़त्म होता है तो ऑटोमेटिकली, यही तो जीवन है ना, जब तक आपका वक्त है तब तक जीवन है, वक्त ख़त्म हुआ तो जीवन ख़त्म है। तो यही नियम है, और यही इसी नियम से हर चीज़ चलती है दुनिया में। ये जो अफवाहों वाली बात है ना, तो मैं बता दूं, 1 साल पहले ठीक आपने रुद्राभिषेक कराया था आपके घर, एंड आई वॉज देयर टू विटनेस इट। और जब तक रूपाली जी आ नहीं गई ना, रूपाली आई थी बहुत काइंडली, उनके हस्बैंड पहले आए हुए थे, और उनके हस्बैंड को मैंने देख के मेरे को समझ गया कि सूनर और लेटर शी इज़ गोइंग टू कम फॉर दिस फंक्शन, एंड आई वॉज वेटिंग, इफ़ यू रिमेंबर। तो हम रुके थे, उसके पहले तक ये खबर थी, वो उस फंक्शन के पहले तक ये खबर थी कि आपका और रूपाली जी के बीच में कोई रिफ्ट चल रहा है। अभी जो खबर है वो ये कि गौरव और रूपाली जी के बीच में रिफ्ट चल रहा है। लेट्स टॉक अबाउट, चुगली करते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं चुगलियाँ ना करता हूँ, और ना ही उनको बढ़ावा देता ना प्रमोट करता हूँ, ना बढ़ावा देता हूँ। तो देखिए, मैं कभी भी किसी के पर्सनल स्पेस में नहीं गया हूँ आज तक। मेरे सेट पे भी मैंने हमेशा अपना जो स्पेस था उसको मेंटेन किया। मैं उस दायरे से कभी भी बाहर नहीं गया, और ना ही किसी और के दायरे में जाने की कोशिश की। तो मेरा किसी और के रिलेशनशिप पे या उनकी केमिस्ट्री पे या उनका जो एक इक्वेशन है उस पे कभी भी मैंने ना कमेंट किया है और ना ही करूँगा। वो उनका एरिया है, वो उनकी लाइफ है, उनकी ज़िंदगी है, उस पे सिर्फ वही लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं किसी और की ज़िंदगी पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ, या उनके इक्वेशन पे कमेंट नहीं कर सकता। एक मज़ेदार खबर आई है कि सुधांशु पांडे soon going to be a part of reality show with Karan Johar. Let's talk about it. Karan Johar. Are you excited to work with Karan Johar? आपको कुछ पता है उसके बारे में? हाँ, मुझे नहीं पता। मुझे भी पता नहीं है। तो अगर आपको पता है तो आप बात कर सकते हैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं बात करने के लिए। तो
ये कहाँ से आ रहा है? ये फैंस के क्वेश्चन थे सर, मोर देन 15 फैंस दे वर आस्किंग कि क्या सुधांशु जी सच में रियलिटी शो कर रहे हैं? देन वी क्रॉस क्वेश्चन देम कि रियलिटी शो मतलब आर यू मीन कि बिग बॉस 18? तो बिग बॉस 18 के लिए आपने साफ मना किया। बाद में आया नहीं करण जौहर के साथ कोई सिंगिंग रियलिटी शो है। सिंगिंग रियलिटी, अरे बाप रे, क्या है, जैसा मैंने पहले कहा, कहानियाँ जो होती हैं ना, वो कहानियाँ ही होती हैं, और ये कहानियाँ कब कहाँ से आती हैं ये हमको पता नहीं है, इसलिए उन कहानियों से दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जहाँ आप कहानियों में उलझ गए वहाँ आप उलझ के ही रह जाएंगे। तो ज़िंदगी को अगर सिंपल रखना है, सुलझा हुआ रखना है, तो आप उन कहानियों से अपने आप को दूर रखें और सच्चाई में रहें और सच के साथ ही जिएं। बाकी रही बात रियलिटी शोज़ की या कोई भी ऐसा अगर शो है, तो अगर ऐसा होगा तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में बात करूंगा, और जब होगा तो मैं खुल के बात करूंगा। लेकिन अभी मुझे लगता नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसी वजह है जो मैं इसके बारे में बात कर सकूं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि प्लीज़ कहानियों में विश्वास ना करें, और जो जो मैं आपको बता रहा हूँ बस उस पर विश्वास करें, क्योंकि वही मेरा सच है, और बाकी सब मुझे लगता है सिर्फ रूमर्स हैं, और रूमर्स तो रूमर्स ही होते हैं, वो सिर्फ सुनने में मज़ा आता है, लेकिन उनके पीछे सच्चाई कुछ नहीं होती। होता है। अच्छा, एक बात मैं जो बोलूँगा कि अभी जो शहज़ादा धामी के साथ हुआ था, राजन शाही जी आस्क्ड हिम टू वॉक आउट ऑफ द सेट, रिप्लेस कर दिया था। हाँ हाँ, ये रिश्ता के जो लीड्स थे दोनों, उसके बाद उस पर रिएक्शन आया था। हिना खान का भी एक रिएक्शन आ गया था। हिना खान ने भी दबे ज़बान ये कहा था कि अगर जो शोर नहीं मचा रहा है, जो कुछ नहीं बोल रहा है, का मतलब वो गलत ही, ये ज़रूरी नहीं है। तो मेरा ये कहना था कि हर तरफ से ना राजन शाही जी पर उंगलियां उठने लगी थी कि ये प्रोड्यूसर ऐसा है, ये टॉलरेट नहीं करते हैं, ये शायद बहुत एक्टर्स को ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं। दिस कैन बी ए रीज़न वाई सुधांशु हैज़ लेफ्ट दिस शो, क्योंकि वो इतने सीनियर एक्टर हैं और उनका और राजन जी के बीच में कोई रिफ्ट हुआ होगा। देखिए, किसी दूसरे शो के बारे में तो मुझे कहने का कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। उसके पीछे क्या वजह थी वो भी मुझे पता नहीं। लेकिन राजन मेरा बहुत पुराना मित्र है, और राजन को मैं तब से जानता हूँ जब वो अपने डायरेक्शन करियर की शुरुआत कर रहे थे और मैं एक्टर था। ये उनके प्रोड्यूसर बनने से बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो मेरी उनकी रिलेशनशिप 25 साल पुरानी है। तो वो मेरा मित्र है, भाई है, तो मैं तो हमेशा उसके बारे में अच्छा ही बोलूँगा। हाँ, जो ये आपने जो चीज़ें बताई हैं या जो खबरें हैं, इन खबरों के पीछे की क्या सच्चाई है वो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरा उसका जो इक्वेशन है उसमें ये सब चीज़ें नहीं आती। नहीं। अच्छा, और एक बात जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि बहुत सारे फैंस ने ये भी पूछा था कि सुधांशु जी यानी वनराज का किरदार तो हमारा फेवरेट था, बट सुधांशु जी का अनुपमा में फेवरेट किरदार कौन था और क्यों? मेरे फेवरेट किरदार थे मामा जी जो शेखर शुक्ला जी निभाते थे। मुझे पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत मज़ा आता था जब जब वो थे, क्योंकि उनका जो किरदार था वो इतना ब्रिलियंटली स्लैपस्टिक था, क्योंकि मुझे स्लैपस्टिक कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है। एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस मुझे स्लैपस्टिक कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है, और वो स्लैपस्टिक कॉमेडी, और वो थिएटर बैकग्राउंड के कलाकार हैं, तो वो जो कैरेक्टर था वो उसी तरह की कॉमेडी करता था। और हमारे वो रियलिस्टिक माहौल में वो बीच में उनकी जो कॉमेडी आती थी उसमें कई बार ऐसा होता था कि सीन करते वक्त मेरी हंसी छूट जाती थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था उनके साथ वो सीन्स करने में, और इसलिए मुझे लगता है कि शायद मेरे फेवरेट किरदार वही रहे हैं। हाँ, बिकॉज ही ब्रॉट सो मच एंटरटेनमेंट टू द एपिसोड्स। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम गाइज, हम वैसे भी दूसरी जगह बैठे हुए हैं। अब नेक्स्ट क्या? आर यू गोइंग बैक टू फिल्म्स? क्योंकि जब आप टीवी पर आ गए थे तो माय मम्मा केम टू मी बाय सेइंग कि बहुत पुराने एक्टर हैं, फिल्मों में काम किया। लाइक ओके ठीक है, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था, एंड बिकॉज आई डू थिएटर्स, तो जब आपने काम करना शुरू किया एंड व्हेन यू स्टार्टेड स्पीकिंग बाय योर आईज ऑन स्क्रीन और वो दिखने लगा, तो जो जादू बना वो अलग ही, फिर जो मैं फ़ैन बना वो तो अलग है। बट व्हाट इज़ नेक्स्ट? क्या सच में कोई रियलिटी शो है या कोई दूसरा शो आपको पिच हो चुका है, आपको ऑफर हो चुका है, इसलिए आपने ये किया, या गोइंग बैक, या फिर आप अपने बैंड पर, सिंगिंग पर फोकस करना चाहते हो? व्हाट इज़ नेक्स्ट? आई विल बी फोकसिंग ऑन एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग माई वे। एक्चुअली बैंड पे तो फोकस कर ही रहा हूँ ऑब्वियसली, बिकॉज हम लोग अब साथ में आए हैं इतने सालों बाद, और हमारा अभी एल्बम रिलीज़ हुआ है विच इज़ डूइंग वेरी वेल बाय गॉड्स ग्रेस।
गाइस बहुत सही गाना है, बहुत सारे लोग रीमेक करते हैं और गाने की वाट लगा देते हैं, पर जाकर सुनो। बट वो भी प्यार है ऑडियंस का, वो जो हमारे गानों पे वो जो रील्स बना के भेजते हैं, बहुत 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 धन्यवाद, ऐसे करते रहिए, बड़ा मज़ा आता है। और अभी और एक के बाद एक 2 म्यूज़िक वीडियोस और आने वाले हैं जो बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट होने वाले हैं, तो इट विल बी अ ट्रीट फॉर योर आइज़ टू वॉच। थोड़े से अलग जॉनर में जाके होंगे वो, दे विल बी वेरी नाइस एंड हॉट एंड स्पाइसी। और इसके अलावा देर इज़ समथिंग एल्स हैपनिंग 100%। और वो जब वक्त आ जाएगा तो मैं उसके बारे में बात करूँगा, समथिंग वेरी नाइस, समथिंग यू गाइज विल बी प्राउड ऑफ, समथिंग आई विल बी प्राउड ऑफ, सो वेरी सून। मतलब बिग बॉस तो नहीं है? बिग बॉस डेफिनेटली नहीं। प्राउड ऑफ द बिग बॉस तो नहीं। डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। ओके, लास्ट क्वेश्चन। जो मैंने फैंस वाला क्वेश्चन कहा था ना, आपने कहा कि ये फैंस की राय है कि शो को ही अब ऑफ एयर हो जाना चाहिए, अब बहुत हो गया, चीज़ें अब रिपीट हो रही हैं, एक पति दूसरा पति, अब ठीक है, अब रुक जाना चाहिए, मतलब सो हाँ, सो व्हाट इज सुधांशु's टेक ऑन शो कॉल्ड अनुपमा, जो टीवी पर रूल कर रहा है इतने दिनों से, कि अब उस पे पूर्ण विराम लगने की ज़रूरत है या नहीं? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? इस बात का निर्णय मैं नहीं ले सकता हूँ, इस बात का निर्णय ऑडियंस ले सकती है। पर एज एन एक्टर आई एम आस्किंग, अब तो क्योंकि आपका एसोसिएशन नहीं है उस शो एज से। एन एक्टर मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि कोई शो बंद हो, क्योंकि उसमें करीब 150 लोगों की रोजी रोटी चलती है। बहुत सारे लोग काम करते हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 4 सालों से उनके घर चल रहे हैं। तो मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि कोई शो बंद हो जाए। बट वो शो बंद होना ना होना वो मेरे हाथ में नहीं है, वो ऑडियंस के हाथ में है। उसका ऑडियंस भगवान है, वही निर्णय ले सकते हैं। अगर वो देखना बंद करेंगे तो फिर कोई चॉइस नहीं रह जाती। पर मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि शो चलता रहे, और जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनके घर चलते रहें। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो जवाब आता है ना इनका एकदम डिप्लोमेटिक वे में, मतलब सामने वाला बंदा क्रॉस क्वेश्चन भी ना कर पाए, बस उसी का मैं कायल ये हूँ। लगता है कि ये डिप्लोमेसी वाला जवाब तो है। हाँ, बहुत डिप्लोमेसी था। मैंने बहुत सीधा सटीक सवाल पूछा था, एक्टर सुधांशु पांडे को क्या लगता है कि अब ये डेली सोप बंद होना चाहिए या नहीं, खत्म? एक्टर सुधांशु पांडे को यही लगता है कि शो बंद इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे बहुत सारे लोग और उनकी जीवनी यानी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। तो मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा, चाहे वो एक्टर सुधांशु पांडे हो या सुधांशु पांडे द ह्यूमन बीइंग हो, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि वो शो बंद हो जाए और जो लोग उससे जुड़े हैं उनकी रोजी रोटी बंद हो जाए। और स्टोरी लाइन अगर चेंज कर दी जाए तो? स्टोरी लाइन चेंज करें तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ नया आएगा, कुछ रिफ्रेशिंग आएगा। मे बी ऑडियंस विल फॉलो इन लव विद इट अगेन, यू नेवर नो। थैंक यू सो मच सर, आई होप यू एंजॉयड टॉकिंग विद अस। I always enjoy talking with you, Mukesh. You are the best. Hi, मैं हूँ सुधांशु पांडे और आप लोग मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर।